हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ लीजिए, तो फैक्ट्स है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि टिटनेस से, ठीक है, टिटनेस से शरीर का अगर पूछा जाए कि कौन सा अंग मतलब कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। मान लीजिए कि किसी इंसान को टिटनेस हो गया, पता होना चाहिए कि टिटनेस कैसे होता है। तो मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ जिसमें जंग वगैरह लगा हो, लोहा वगैरह, और उससे कट जाता है या चुभ जाता है कहीं, और आप टिटनेस का सुई नहीं लेते हैं तो उससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। अगला दिया गया कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि अगर कोई एक मनुष्य है जो क्या है, स्वस्थ है, और उसके शरीर में ब्लड की बात करें तो कितना ब्लड औसत होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर उसके शरीर में खून होना चाहिए। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है? तो अगला दिया गया है कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगर पूछा जाए कि जो मनुष्य है तो मनुष्य का जो रक्त होता है यानी कि खून, तो उसका शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो हमारे शरीर में किडनी होता है, ठीक है, किडनी। तो किडनी में ही क्या होता है कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगर किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसे डायलिसिस पे ले जाया जाता है, जो क्या करता है, डायलिसिस मशीन होता है जो रक्त को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। अगला दिया गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात करें तो वो कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी होती है, जो कि कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है, ठीक है, जो कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट दिया गया मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर में यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। एक यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं। तो जो लीवर होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड यानी कि ग्रंथि होता है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने किया? ठीक है, तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। तो इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था। किसने किया था? बेटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था। इंसुलिन का कमी अगर हो जाता है तो डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। लोगों के शरीर में अगर इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज़ हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें अगर इंसुलिन ज़्यादा कम हो जाता है और डायबिटीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें साइड से इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ पे बनता है? तो जो हमारे आंख में रेटिना होता है, ठीक है, हमारे आंख में रेटिना होता है, वहाँ पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला दिया गया कि नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है। तो आप सुनिए, बहुत बार सुने होंगे कि लोगों ने अपना आंख दान कर दिया, ठीक है। तो आंख नहीं दान होता है, आंख का जो कॉर्निया होता है उसको ही दान में दिया जाता है, ठीक है। तो आंख का जो कॉर्निया होता है उसे दान किया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 42% पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो सोयाबीन है उसमें 42% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट दिया गया कि जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वाटर सोलबल विटामिन, ठीक है, जो कि जल में घुल जाए, तो जो जो भी विटामिन हमारे शरीर में जल में घुलता है उसकी आवश्यकता डेली होता है। क्योंकि मान लीजिए कि जो भी मान लीजिए विटामिन बी की बात कर ले, ठीक है, चाहे विटामिन सी की बात करें, तो ये हमारे शरीर में जो भी वाटर है उसमें मिक्स हो जाता है और एज ए यूरिन, ठीक है, एज ए यूरिन या फिर एज ए पसीना हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकल जाता है तो वो विटामिन फिर उससे उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए विटामिन बी और सी पे हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी मतलब इसके सोर्स हैं उसका सेवन करते रहिएगा ताकि आपके शरीर में इस विटामिन का लेवल बना रहे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो अब विटामिन सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो विटामिन सी है जो पाया कहाँ पे जाता है? ये तो वाटर सोलबल है, पता चल गया कि हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता डेली है। तो ये पाया जाता है खट्टे फलों में, जैसे कि जो भी संतरा वगैरह हो गया, नींबू हो गया, इन सब चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। तो इनका भी सेवन डेली करिएगा जिससे आपके शरीर में क्या होगा? विटामिन सी बना होगा। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी होता है, ठीक है, जो कि दांत के लिए हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी के रासायनिक नाम
एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो विटामिन सी होता है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है क्या, साइंटिफिक नेम। आगे दिया गया कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी, तो जब भी पूछा जाए कि बायोलॉजी के फादर के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरस्तु को। किसे जाना जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, जो जीव विज्ञान शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है लेमार्क एवं ट्रेविनेस ने किया था। तो किसने किया था, तो याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविनेस, ठीक है, ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने इसका प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा जो वनस्पति विज्ञान है, जूलॉजी जिसको बोलते हैं, तो इसके जनक थियोफ्रेटस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आगे दिया गया कि आधुनिक वर्गीकी यानी कि जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, आधुनिक वर्गीकी के पिता को किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। जो लिनियस है इन्हें आधुनिक यानी कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी। तो जो चेचक होता है चिकन पॉक्स, ठीक है, उसके टीका की अगर हम बात करें तो किसका खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, जिसको माता जी के नाम से ही बोला जाता है, छोटी माता बड़ी माता। तो ये चेचक को कर जो टीका है उसका खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया, तो नेक्स्ट दिया गया है कि आम का वनस्पतिक नाम। ठीक है, जो मैंगो होता है, आम सीजन आ गया है तो मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आम का जो वनस्पतिक नाम है उसका क्या नाम है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका नाम होता है आम का, मैग्नीफेरा इंडिका इसका क्या होता है, वनस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब प्रभाव करने वाला गैस कौन होता है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट दिया गया कि त्वचा का कैंसर, ठीक है, यानी कि स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं, तो सूरज में जो स्थित है अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरण उससे होता है। तो अगर कहीं हमारे क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ब्लैक होल है। ठीक है, तो ब्लैक होल के थ्रू, ब्लैक होल हो गया जिसके थ्रू क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रे है वो अर्थ पे आ जा रहा है, और अगर डायरेक्ट वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो उससे स्किन कैंसर की संभावना होती है। तो अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का काम कौन करता है, तो ओजोन लेयर। ठीक है, जो ओजोन लेयर होता है O3 उसको बोलते हैं, ओजोन लेयर, यह क्या करता है कि ये हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन किस वजह से होता है, तो जो भी फ्रेन गैस है, ठीक है, Fe2 फ्रेन गैस, इनके वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। तो हम घर में जो भी फ्रिज AC वगैरह यूज़ करते हैं इनसे क्या होता है कि इसमें फ्रेन गैस होता है और ये इनसे निकलते हैं और ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, जिसके वजह से ब्लैक होल हो रहा है और उसकी वजह से पराबैंगनी किरण डायरेक्ट अर्थ पे आ रहा है और इससे त्वचा कैंसर का संभावना ज़्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया कि रेबीज के टीके की खोज। ठीक है, जो रेबीज है, रेबीज किस वजह से होता है, तो कुत्ते या बिल्लियाँ काटते हैं उनकी वजह से रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। तो इसके टीके का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब के अंदर आप एक गैस भरा जाता है जिसका नाम, जो कौन सा गैस होता है, तो ऑर्गन गैस होता है जिसको भरा जाता है। ठीक है, किसके अंदर, तो विद्युत बल्ब के अंदर। आगे दिया गया कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये हंसाने वाला गैस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज की बात करें तो प्रिस्टले ने इसका खोज किया था। नाइट्रस ऑक्साइड का खोज किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था, और इसे हम लोग लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया सर्वप्रथम आवर्त सारणी। ठीक है, जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, इसका निर्माण रासायनिक वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, जो केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने मेंडलीफ, उन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का खोज किया था सबसे पहले, किसने, मेंडलीफ ने। आगे दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी की का नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो अगर हम आधुनिक यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मोसले द्वारा दिया गया। ठीक है, मोसले भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किया।
आगे दिया गया कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा, इसको मेजर करने का एक यूनिट होता है जिसका नाम है एम्पियर। तो इसको एम्पियर में मेजर किया जाता है कि कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है। अगला है डायनेमो उपकरण द्वारा। तो यहाँ पे एक उपकरण का बात हो रहा है जिसका क्या नाम होता है, डायनेमो, ठीक है, जिसका नाम होता है डायनेमो। तो डायनेमो का यूज़ किस लिए किया जाता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखे होंगे जनरेटर, ठीक है, जनरेटर में उसमें क्या होता है, डीजल वाला इंजन होता है जिसको हम लोग चलाते हैं, जो मोटर को रोटेट करता है। तो वहाँ पे क्या, वो मैकेनिकल एनर्जी मोटर को रोटेट करके वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आगे दिया गया कि मोमबत्ती, जो मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो जो मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वहाँ से रासायनिक ऊर्जा को वो क्या करती है, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो आप मोमबत्ती जलाते हैं तो वहाँ से हमें लाइट भी मिलता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कौन, तो मोमबत्ती। अगला है नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने का इकाई है। यानी कि प्रकाश वर्ष, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग टिक कर देते हैं कि समय नापने का इकाई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये दूरी मापने का इकाई है, ठीक है, दूरी मापने का इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और जब भी आपसे पूछा जाए कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, तो पारसेक का प्रयोग किया जाता है, जो दूरी को नापने के लिए सबसे बड़ा इकाई है। नेक्स्ट है साधारण नमक। साधारण नमक जिसको हम लोग NaCl भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, खाने एवं अचार के परिक्षरण में उपयोग होता है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है इसका, NaCl का, तो खाने के लिए भी यूज किया जाता है और अचार के परिरक्षण, ठीक है, अचार को मतलब देखते होंगे कि प्रिजर्व करके रखा जाता है, पिकल्स वगैरह अचार को, तो उसको क्या किया जाता है, उस NaCl का उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया कि हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अवरूप हैं, ठीक है, ये एलोट्रॉप्स है कार्बन के। कौन कौन, तो हीरा हो गया या ग्रेफाइट हो गया, ये क्या है, कार्बन के अवरूप यानी कि एलोट्रॉप्स है। आगे दिया गया कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जो हीरा की अगर हम बात करें तो ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगर वहीं पे हम ग्रेफाइट की बात करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये दो का हम लोग बात किए। एक हीरा, हीरा क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक इस तरह का वायर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब का कनेक्शन दे दीजिएगा, ठीक है, और इसमें क्या करना है कि यहाँ पे खाली छोड़ देना है, और फिर इस इधर का जो, या फिर इसको यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे बैटरी हो जाएगा आपका, ठीक है, ये बैटरी हो गया। और यहाँ पे क्या करना है कि पेंसिल में एक वायर ला के इधर से, और इसमें पेंसिल लगा देना है। यहाँ पे दोनों तरफ से पेंसिल खिला होना चाहिए, और उस पर जब टच करिएगा तो ये बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा यानी कि जलने लगेगा। तो इससे ये पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इस पेंसिल के थ्रू भी रन कर रही है, जिससे साफ साफ पता चल जाएगा कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट लगा होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो जो एलपीजी गैस हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एलपीजी गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर होता है ये किसका किसका, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट है एलपीजी की तेज गंध उससे मिले सल्फर के यौगिक से होती है, ठीक है, यानी कि जो एलपीजी देखते होंगे जब लीकेज होता है तो उसका बहुत मतलब उसमें का एक अलग तरीके का गंध निकलता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मर्कैप्टेन नामक एक केमिकल मिलाया जाता है, ताकि पता चल जाए, लोगों को फील हो जाए कि हाँ गैस यहाँ से लीकेज हो रहा है और इससे खतरा होने से बच पाए। उसमें ये तेज गंध जो निकलता है, कभी कभी मतलब हमारे हमसे बर्दाश्त भी नहीं होता है, तुरंत पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं घर में लीकेज चल रहा है सिलेंडर का। अगला है चांदी एवं तांबा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, ठीक है, चांदी एवं तांबा की बात करें तो ये दोनों क्या है, विद्युत चालक का सर्वाधिक सुचालक है। तो देखते होंगे कॉपर यानी कि तांबा का तार यूज किया जाता है, या फिर चांदी का तो हम नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। नेक्स्ट है टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है, ठीक है, टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो रणनीतिक धातु के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइटेनियम को। अगला है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो कृत्रिम वर्षा में, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया कि मतदाताओं की
अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो इलेक्शन में क्या होता है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके उंगली पे एक निशान लगाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, जो कि आसानी से वो नहीं छोड़ता है, काफ़ी कुछ दिन बाद ही हमारे उंगली से निकल पाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है, कौन सा केमिकल, तो सिल्वर नाइट्रेट का। और जब भी आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल रेन के बारे में, तो आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो तड़ित चालक है उसके खोज की बात करें तो किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का खोज किया था, यानी कि तड़ित चालित का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ जो है वो क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो शुष्क बर्फ होता है, सूखा बर्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किसका रूप है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप होता है। नेक्स्ट है प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। तो पूछा जाए कि सफ़ेद यानी कि व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। अगर जो फूल है अगर उसका रंग उड़ाना हो तो उसके लिए उस पर अगर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो क्या कर देगा, फूलों का रंग उड़ा देगा, फूलों का रंग क्या करेगा, उड़ा देगा। अगला दिया गया कि बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। और जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो जो सैटर्न है यानी कि शनि, उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट दिया गया कि मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं, ठीक है, रक्त बैंक की बात कर रहा है, ठीक है, ब्लड बैंक यानी कि जो मानव होता है उसका ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा ऊर्जा यानी कि एनर्जी किससे प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से। तो आप देखते होंगे कि जो भी लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल आलू वगैरह खाते हैं। इससे क्या होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होता है, ठीक है। आगे दिया गया कि समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है, ठीक है, यानी कि समुद्र का नीला होना की वजह क्या होता है, तो जो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन, जिस वजह से क्या होता है कि समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है। सोना अम्लराज अम्ल में घुल जाता है, ठीक है। तो अगर सोना की बात करें कि किस एसिड में घुल जाता है, तो एक्वा राज्य उसको बोलते हैं जिसका नाम है अम्लराज। तो उसमें क्या होता है कि वो घुल जाता है, ठीक है, उसमें सोना घुल जाता है। आगे दिया गया कि पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन, ठीक है, तो ये पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, ये सब यहाँ पे पूछा गया। बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन उसको बोलते हैं। तो एथिलीन, एथिलीन बहुत सारे एथिलीन मिलकर क्या करते हैं, पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये कोशिका का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस से सप्तक सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।